प्रिय छात्रों, मैं आज आपके समक्ष महासागरीय धाराओं के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि ये चैप्टर प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष इस चैप्टर से कहीं न कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में विभाजित किया है। पहला पार्ट हमारा ये है कि महासागरीय धारा क्या है, प्रवाह क्या है, धाराओं के प्रभाव क्या है, उसके उत्पत्ति के कारक कौन कौन से हैं, इस संदर्भ में मैंने चर्चा किया है। और कॉन्सेप्ट आधारित है क्वेश्चन, इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा पार्ट आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विभिन्न महासागर जैसे अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर की धारा के से। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसे कई पार्ट में विभाजित करना पड़ रहा है। तो आज हमारा चर्चा का विषय है अटलांटिक महासागर की धाराएं। अब इनकी उत्पत्ति, इनके प्रभाव आदि की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर की धारा में पहली जो धारा है वो हमारा है पहला कि उत्तर विषुवत रेखीय धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल ओशियन करंट, इस धारा की चर्चा करते हैं। तो ये धारा जो है विषुवत रेखा, ये हमारा जो इक्वेटर है, विषुवत रेखा, इस धारा जो है विषुवत रेखा के समांतर 0 से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य जो है ये अफ्रीका के पश्चिमी तट से उत्पन्न होकर के ये धारा जो है ब्राजील तट पर पहुंचती है। ये हमारा अफ्रीका का पश्चिमी तट है, यहाँ से उत्पन्न होकर के ब्राजील तट के ऊपर होती है। यह एक गर्म धारा है, वार्म करंट है। इस धारा के उत्पत्ति में दो कारक सहायक हैं। पहला प्रणाली धारा और दूसरा व्यापारिक हवाएं। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यापारिक हवाएं जो होती है 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांशों के बीच पूर्व से पश्चिम चलती है। तो ये हवाएं अफ्रीका के पश्चिमी भाग से आगे बढ़ती हैं, तो इस महासागर की धारा का जल को पश्चिम की ओर प्रवाहित करती है। इसके अलावा ये जो हमारी कनारी धारा है, ये भी धारा आकर के मिल करके कनारी धारा का ठंडा जल इस उत्तर विषुवत रेखीय धारा के जल को ढकेलता, प्रेशर देता है, जिससे ये उत्तर विषुवत रेखा धारा का जन्म होता है। और यह गर्म धारा ब्राजील के तट पर पहुंच करके यह तटीय अवरोध के कारण उत्तर पश्चिम की ओर कैरिबियन सागर में प्रवेश कर जाती है। इस सागर में, ये हमारा कैरिबियन सागर है, प्रवेश कर जाती है और ये दो शाखाओं में विभक्त होती है। एक उत्तर विषुवत रेखीय धारा जो है दो शाखाएं, पहला एंटीलीज गर्म धारा और दूसरा फ्लोरिडा धारा। ये दोनों धारा उत्तर विषुवत रेखीय धारा का बढ़ा हुआ भाग है। अब आपके सामने प्रश्न आ जाए कि फ्लोरिडा धारा किस धारा का बढ़ा हुआ भाग है? तो उत्तर विषुवत रेखीय धारा का बढ़ा हुआ भाग है। उत्तर विषुवत रेखीय धारा 0 से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ नॉर्थ अक्षांशों के बीच अफ्रीका के पश्चिमी तट से उत्पन्न होकर के ब्राजील के तट पर पहुंचती है। तटीय अवरोध के कारण इसकी दिशा उत्तर पश्चिम की ओर चली जाती है, कैरिबियन सागर में। आगे जाकर के एंटीलीज धारा के रूप में बढ़ती है और उसके आगे जाकर के ये जो है मेक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा धारा के रूप में
जन्म देती है और इसके यहाँ के क्लाइमेट को क्या करती है, प्रभावित करती है। क्योंकि गर्म धारा है तो निश्चित है इस क्षेत्र के तापमान को भी वो प्रभावित करती है। इसके साथ आगे हम जब चर्चा करते हैं तो इसी फुलर धारा तो एक दूसरी धारा है गल्फ स्ट्रीम की धारा। गल्फ स्ट्रीम की धारा ये क्या है, एक गर्म धारा है। कैसी धारा है, गर्म धारा है। और ये जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है ये फ्लोरिडा धारा का बढ़ा हुआ भाग है। फ्लोरिडा धारा जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका का एक राज्य है फ्लोरिडा, उसी के समीप यह धारा बहती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फ्लोरिडा की धारा। तो फ्लोरिडा की धारा उत्तर विश्वविद्यालय की धारा का बड़ा हुआ भाग है। और फ्लोरिडा की धारा का ये जो अफ्रीका संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर ये धारा गल्फ स्ट्रीम के रूप में ये कनाडा ये 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, यहाँ जब पहुँचती है तो पछुआ पवनों का प्रभाव पड़ता है। गल्फ स्ट्रीम धारा अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग ये 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पहुंचती है न्यू फाउंडलैंड के समीप। तो इस धारा में दो चीजें हो जाती हैं। पहला कि ये धारा जो है पछुआ पवनों का प्रभाव रहता है, इसलिए इसकी दिशा जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाती है। और इसलिए इसको हम उत्तर अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानते हैं इस धारा को, इसी गल्फ स्ट्रीम की धारा को। ठीक है। और दूसरी चीज है कि ये हमारा ग्रीनलैंड है, ये बेफिन की खाड़ी है यहाँ, और ये डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि जो है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। और ये डेविस जल संधि से होते हुए कनाडा के पूर्वी तट पर आते हैं। ये लेब्राडोर की जो धारा है ये हमारी गल्फ स्ट्रीम धारा में मिल जाती है। अब एक जो लेब्राडोर की धारा है जो बेफिन की खाड़ी से उत्पन्न होकर के और ये डेविस जलसन से होते हुए कनाडा के पूर्वी तट के समानांतर पहुंच करके न्यू फाउंडलैंड के समीप 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समीप यह जो है गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। तो यहाँ पर एक शीत दीवार का निर्माण करती है। किस दीवार का? शीत दीवार का। पूछा गया है कौन सी धारा शीत दीवार का निर्माण करती है, तो सीधा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर दो विपरीत धाराएं एक साथ मिलेंगी उसी पर कोल्ड वॉल का निर्माण होगा। चाहे वो रूस के पूर्वी तट पर बेरिंग सागर से चलने वाली क्यूराइड ठंडी धारा हो या जापान के पूर्वी तट से चलने वाली उत्तर की ओर क्यूरोशियो धारा जो होक्काइडो द्वीप के आसपास पहुंचती है। तो लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा के उत्तर यहाँ मिल जाती है, तो यहाँ भी शीत दीवार का निर्माण होता है। मतलब एक तरफ का जल ठंडा होता है और एक तरफ का जल गर्म होता है, तो शीत दीवार कहते हैं। और शीत दीवार का ठंडी और गर्म धारा के बीच जो बिंदु होते हैं वहाँ पर कोल्ड वॉल बनता है। तो गल्फ स्ट्रीम धारा की जब चर्चा हम कर रहे थे कि ये धारा जो है जब संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो चूंकि ये गर्म धारा है तो स्वाभाविक है कि अमेरिका के पूर्वी तट के क्लाइमेट को ये प्रभावित करती है और यहाँ के तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है। यही कारण है कि अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग में तापमान क्या होता है, उच्च रहता है। अब ये धारा जब पछुआ पवनों के प्रभाव में आती है तो इसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर यूरोप की तरफ आगे बढ़ती है, जिसे हम उत्तर अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। ये भी गर्म धारा है। आगे चल करके ये धारा जो यूरोप के पहुंचती है पश्चिमी यूरोप में, तो इस कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। कई शाखाओं में क्या होती है, विभक्त होती है, जिसे हम गल्फ स्ट्रीम की डेल्टा कहते हैं। अब आपके सामने प्रश्न ये है कि कौन सी धारा डेल्टा का निर्माण करती है, तो कौन सी धारा है, गल्फ स्ट्रीम धारा जो है डेल्टा का निर्माण। जैसे हम जानते हैं कि जब कोई नदी किसी सागर या झील में गिरती है तो कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है और अपने द्वारा लाए गए उसाबों का निक्षेपण करती है और उसे हम डेल्टा के रूप में जानते हैं। ऐसे ही यह उत्तर अटलांटिक प्रवाह या गल्फ स्ट्रीम की धारा जब पश्चिम से पूर्व की यूरोप में चलती है तो यूरोप के पश्चिमी तट पर पहुंच करके कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है और इसलिए इसे हम गल्फ स्ट्रीम की डेल्टा कहते हैं। अब जैसे एक शाखा आइसलैंड की हो जाती है, आइसलैंड की धारा, एक शाखा
नॉर्वे सागर की तरफ बढ़ जाती है तो नॉर्वेजियन धारा। एक शाखा जो है बिस्किट की खाड़ी तो रैनल धारा, और यहाँ आइसलैंड के पास इल्मिंगर धारा। तो इल्मिंगर धारा, रैनल धारा और आपका जो गल्फ स्ट्रीम धारा जो है, ये गल्फ स्ट्रीम जो है स्ट्रीम धारा ये कई शाखा होती है, जैसे रैनल धारा, इल्मिंगर धारा, आइसलैंड की धारा, नॉर्वेजियन धारा। ये सभी धाराएं गल्फ स्ट्रीम धारा का क्या है, बड़ा हुआ भाग है। ठीक है, तो अब ये जो हमारी उत्तर अटलांटिक प्रवाह गल्फ स्ट्रीम है, तो दो चीजें, एक डेल्टा का निर्माण करती है और दूसरी चीज है किसी धारा के कारण पश्चिमी यूरोप की जलवायु को समशीतोष्ण बनाने में सहायक होती है, क्योंकि इस धारा के यहाँ पर पहुंचने पर यहाँ के तापमान को थोड़ा सा बढ़ा देती है, इसलिए शीतकाल में भी यहाँ का तापमान जो है बहुत ज्यादा घटने नहीं पाता है। तो इसलिए यह यूरोप की क्लाइमेट को, अब प्रश्न है कि कौन सी धारा यूरोप की जलवायु को प्रभावित करती है, तो गल्फ स्ट्रीम की धारा। कौन सी धारा डेल्टा का निर्माण करती है, तो गल्फ स्ट्रीम की धारा। कौन सी धारा यूरोप के बंदरगाहों को खुला रखने में सहायक होती है, तो गल्फ स्ट्रीम की धारा। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण धारा के रूप में हम जानते हैं। जैसा कि अभी हम लेब्राडोर की धारा की चर्चा कर रहे थे, किस धारा की, लेब्राडोर की। तो लेब्राडोर धारा जो है, लेब्राडोर धारा हमारा जो है, ये ठंडी धारा कैसी है, ठंडी धारा है, जो बेफिन की खाड़ी है। ये बेफिन की खाड़ी जो है आपके ग्रीनलैंड और कनाडा के बेफिन प्रायद्वीप के मध्य स्थित है, और इसके बीच में एक डेविस जल संधि है। यह जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, होते हुए ये कनाडा के पूर्वी तट पर आती है और जाकर के न्यूफाउंडलैंड के समीप, न्यूफाउंडलैंड के समीप जो है यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम धारा में मिल जाती है। इन दो धाराओं के मिलने से, दो विपरीत धाराओं के मिलने से यहाँ तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बन जाती है। तापीय प्रतिलोमन की स्थिति का आशय हमने कल आपको बताया था और आज भी बताया कि वह स्थान जहाँ पर धरातल के समीप तापमान कम हो, ऊंचाई पर जाने पर तापमान अधिक हो, तो उसे हम तापीय प्रतिलोमन है। और ऐसी स्थिति में धरातल के समीप तापमान कम होने के कारण कोहरे का प्रभाव अधिक होता है। कोहरा पड़ने के कारण जलयान के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। एक नेगेटिव इफेक्टिव है। पॉजिटिव इफेक्टिव ये भी है कि जहाँ पर कोहरा पड़ता है वहाँ पर मछलियाँ ऊपर प्रकाश की खोज जाती है और मछलियों को पकड़ने में सहायक होती है। तो ये आपका लेब्राडोर की धारा रही। अब उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा में एक धारा है कनारी धारा। कनारी जो धारा है कनारी धारा, ये कनारी धारा एक ठंडी धारा है। क्या है, ये ठंडी धारा है। और ये धारा जो है अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के समीप केप वर्डे और कनारी द्वीप के बीच ये धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए गिनी तट के प्रवेश करती है और उत्तर विषुवत-रेखीय धारा में मिल जाती है। ठीक है, इस धारा की उत्पत्ति में, इसके उत्पत्ति में व्यापारिक हवाओं का प्रभाव है। अब चूंकि हमें ये जो क्षेत्र है ये गर्म जलवायु का है, तो धारा यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। लेकिन धारा यहाँ कैसी है, ठंडी है। तो इसके ठंडी होने का कारण क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि इस धारा के उत्पत्ति ठंडी होने के कारण में हवाओं का प्रभाव है। क्योंकि जब व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी भाग से होकर के आगे बढ़ती हैं तो अपने तटीय क्षेत्र के जल को क्या करती हैं, उड़ेल ले जाती है और नीचे से उसका स्थान भरने के लिए नीचे से ठंडा जल ऊपर आ जाता है और ठंडी धारा की उत्पत्ति में सहायक होती है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ करके महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर जो भी धाराएं हैं वो ठंडी धारा के रूप में लिखी जाती है। तो कनारी एक ठंडी धारा है, इसमें किसी प्रकार का कोई मध्यमता नहीं होनी चाहिए और ये उत्तर से दक्षिण की हो जाती है और उत्तर विषुवत-रेखीय धारा में बढ़ जाती है। अभी हमने आपको उत्तर अटलांटिक महासागर की धारा का एक चर्चा किया है, जिसमें आपको मैंने बताया है उत्तर विषुवत-रेखीय धारा, एंटीलीस धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा
लेब्राडोर की धारा, कनारी धारा। अब हमको ये जान लेना चाहिए एक छोटा सा प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सी धारा उत्तर अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? कनारी धारा, एंडलीस धारा, बेंगुला की धारा। तो सभी धाराएं अटलांटिक महासागर की हैं, लेकिन कनारी, एंडलीस, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, ये सब किसी है? उत्तर अटलांटिक महासागर की धारा है। और बेंगुला जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। ठीक है, तो हमें इस पर पहले प्रश्न जो आता था सिंपली कौन सी प्रशांत महासागर की धारा है, कौन अटलांटिक महासागर की है। अब वो डायरेक्शन पूछ दे रहा है, तो वे डायरेक्शन भी सीधे होना चाहिए, कौन उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रभावित होती है, कौन दक्षिण पूर्वी भाग में प्रभावित होती है, कौन उत्तर अटलांटिक में है, कौन दक्षिण अटलांटिक दक्षिण प्रशांत में है। ये भी जानना हमारे लिए क्या है? परम आवश्यक है। दूसरी चीज, अब हम चर्चा करते हैं दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा। तो दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये 0 से 20 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य, 0 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, ये विषुवत रेखा से 20 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच अफ्रीका के पश्चिमी तट से उत्पन्न होकर के और ये ब्राजील तट पर पहुंचती है। इस धारा की उत्पत्ति में भी व्यापारिक पवनों का ही प्रभाव है। व्यापारिक पवनों का जल, व्यापारिक पवनें यहाँ पर अफ्रीका के पश्चिमी तटीय भाग का जल जो है उड़े करके पश्चिम की ओर ले जाती है और इस धारा का उत्पत्ति होती है। जैसे उत्तर विषुवत धारा की उत्पत्ति में कनारी धारा का योगदान है, ऐसे ही दक्षिण विषुवत धारा की उत्पत्ति में बेंगुला धारा का योगदान है। किसका? बेंगुला धारा का योगदान है। तो इस धारा में बेंगुला धारा का योगदान है और व्यापारिक हवाओं का प्रभाव है। ये धारा जब ब्राजील के तट पर पहुंचती है तो तटीय अवरोध के कारण इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाता है और ये ब्राजीलियन धारा के रूप में, ब्राजीलियन गर्म धारा के रूप में ये जो है ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और यहाँ के ब्राजील के पूर्वी तट के समानांतर बहती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम एक चीज और चर्चा करने जा रहे हैं, ये उत्तर विषुवत रेखीय धारा और दक्षिण विषुवत रेखीय धारा के बीच में एक आता है प्रति विषुवत रेखीय धारा। प्रति विषुवत रेखीय धारा विषुवत रेखा के दोनों तरफ उत्तर विषुवत रेखीय और दक्षिण विषुवत रेखीय धारा के मध्य उसके विपरीत दिशा में अर्थात पृथ्वी के घूर्णन के अनुकूल दिशा में चलने वाली जो धारा होती है उसे हम प्रति विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। अब प्रति विषुवत रेखीय धारा ये उत्तर विषुवत रेखीय है 0 से 10, ये दक्षिण विषुवत रेखीय है 0 से 20। इस जब यहाँ का जल ब्राजील के तट पर पहुंचती है तो यहाँ का तल क्या होता है? ऊंचा हो जाता है और जहाँ पर उत्पत्ति होती है उसका तल क्या होता है? नीचा होता है। तो हम जानते हैं कि हमेशा जल जो है उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर चलती है। तो उत्तर विषुवत और दक्षिण विषुवत रेखीय की धारा ब्राजील तट के सहारे कुछ दाएं और बाएं ओर मुड़ जाती है और कुछ जल पुनः अर्ध प्रवाह के रूप में ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसको हम काउंटर इक्वेटोरियल ओशियन करंट कहते हैं, प्रति विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। एक बात और भी जान लीजिए कि जिस महासागर का विस्तार जितना ही अधिक होगा उस महासागर में प्रति विषुवत रेखीय धारा का विस्तार क्या होगा या उसकी प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है कि किस महासागर में प्रति विषुवत रेखीय धारा सबसे अधिक विस्तृत पाई जाती है। तो अब भाई अगर हम धारा ठंडी और गर्म पढ़ के जाएंगे, प्रति विषुवत रेखीय धारा नाम सुने भी है लेकिन इसे विस्तार द्वारा पर कभी चर्चा न किया गया न पढ़ा गया तो यह क्वेश्चन आपके लिए कठिन हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्रश्न आपके लिए क्या है? इजी प्रश्न है। तो अब इजी प्रश्न यही है कि अब हम जब देखते हैं कि अगर एक कॉन्सेप्ट है कि जिस महासागर का विस्तार जितना अधिक होगा उस महासागर में प्रति विषुवत रेखीय धारा उतनी ही प्रबल और बृहद होगी, विस्तृत होगी। तो अब स्वाभाविक है कि अटलांटिक प्रशांत हिंद में सबसे बड़ा महासागर हमारा है वो प्रशांत महासागर है। तो 16,000 किलोमीटर उसकी लेंथ है
और अटलांटिक महासागर का 10,000 किलोमीटर है। स्वाभाविक अटलांटिक से प्रशांत क्या बृहद है, दुगना क्षेत्रफल है, तो निश्चित है प्रशांत महासागर की विषुवत रेखीय धारा सबसे अधिक प्रबल होंगी और विस्तृत होंगी। तो अब यह हो गया तो प्रति विषुवत रेखीय धारा। एक धारा आपकी फाकलैंड की धारा है। कौन सी धारा है? फाकलैंड की धारा। अब ये ठंडी धारा है। कैसी धारा है? ठंडी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ध्रुवों से चलने वाली जो धारा होती है वो ठंडी होती है, क्योंकि ध्रुवों पर वर्षभर तापमान क्या होता है? काफी नीचे रहता है, माइनस में रहता है। जल वैसे स्वभावतः तापमान से प्रभावित होता है, तो तापमान कम होने के कारण धारा भी ठंडी होती है। और ये ठंडी धारा अर्जेंटीना के पूर्वी तट पर दक्षिण से फाकलैंड की धारा, फाकलैंड की धारा, ये कैसी धारा है? ये ठंडी धारा है। कहाँ से चलती है? अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तरी छोर से, और ये निकल करके अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे ये पहुंचती है ब्राजील तट के समीप। ये ब्राजीलियन धारा में मिल जाती है 40 डिग्री साउथ। तो जैसे गल्फ स्ट्रीम जब लेब्राडोर के समीप धारा से मिलती है, तो पछुआ पवनों के प्रभाव से इसकी दिशा पश्चिम से पूरा होकर के उत्तर अटलांटिक प्रवाह के रूप में आगे बढ़कर के यूरोप में पहुंचती है। ऐसे ही जब ये फाकलैंड की धारा और ब्राजीलियन धारा मिलती है जिस स्थान पर, वहां पर पछुआ हवाओं का प्रभाव रहता है, तो ये ब्राजील धारा या फाकलैंड की धारा मुड़ जाती है और मुड़ करके ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती है, और इसे हम दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। और ये दक्षिण अटलांटिक महासागर पश्चिम से पूर्व दिशा में आगे बढ़ती है, आकर के फिर हिंद महासागर की तरफ अग्रसर करती है। इसकी एक शाखा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर होती है, बेंगुला धारा। कौन सी धारा? बेंगुला धारा। तो बेंगुला धारा जो है अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट से उत्पन्न होकर के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर दक्षिण विषुवत रेखीय धारा में ये मिल जाती है। और जैसे आप बताए थे कि कनारी धारा की उत्पत्ति में व्यापारिक हवाओं का प्रभाव है, ऐसे ही बेंगुला धारा की उत्पत्ति में भी व्यापारिक हवाओं का प्रभाव है। तो अब ये हमने जो अभी चर्चा किया वो अटलांटिक महासागर की धारा के संदर्भ में चर्चा किया। अटलांटिक महासागर के हमने उत्तर विषुवत रेखीय धारा की चर्चा की, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा की चर्चा की, एंटीलीज धारा की चर्चा की, फ्लोरिडा धारा की चर्चा की, गल्फ स्ट्रीम की, लेब्राडोर धारा, बेंगुला, कनारी, तमाम धाराओं की चर्चा की। अब हमको इसको समझने के लिए दो चीजें आपको पहले ध्यान देना है। मैपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड पर शिक्षक जो भी आपको बतावे वो एक प्रमुख विषय है, लेकिन उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि बताए हुए चीजों को आप एक बार अगर धाराओं का मैपिंग के अनुसार अगर आपने मैपिंग कर लिया कौन सी धारा कहाँ है, तो मुझे लगता है कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा और ये कभी कंफ्यूजन का विषय नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी बात, हमने कितनी धारा है इसको दो तीन तरह से हम क्वेश्चन आते हैं धारा से। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी धारा ठंडी धारा का भाग है, ठंडी धारा के रूप में जाना जाता है, एंटीलीज धारा, ब्राजीलियन धारा, बेंगुला की धारा, तो आपका उत्तर क्या होगा? बेंगुला की धारा। जैसे दूसरा चीज प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में कौन सा असंगत धारा, असंगत है मतलब बेमेल है। अब या तो चारों गर्म दे देगा, या तो चारों ठंडी दे देगा, या तो एक ही महासागर का देगा, तीन गर्म दे देगा, एक ठंडी दे देगा। तो हमें इसमें देखने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि असंगत है, अब असंगत के रूप में मान लीजिए हमने विकल्प दिया लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की धारा, आपका फ्लोरिडा की धारा, एंटीलीज की धारा और जो है बेंगुला की धारा। इसमें दो गर्म है दो ठंडी है, फिर भी असंगत पूछ रहा है, तब हमें कहेंगे कि लेब्राडोर की धारा, एंटीलीज की धारा, फ्लोरिडा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की है और बेंगुला कहाँ की है? दक्षिणी अटलांटिक। तो ये डायरेक्शन के अनुसार प्रश्न को पूछ रहा है। अगर हम ये पूछ ले
कौन सा इसमें असंगत है। तो 3 मान लीजिए अटलांटिक का दे दिया और एक प्रशांत महासागर का दे दिया, तो उसमें हमें डिफरेंट करना कि कौन अटलांटिक का है, कौन प्रशांत महासागर का है। तो धाराओं के संदर्भ में हमको इस तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है कि कौन ठंडी है, कौन गर्म है, कौन किस भाग में प्रवाहित होती है और उस पर किस पर कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो आज जो है हमारा चर्चा का विषय रहा उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा। ये जैसे अगर आप पीसीएस आईएएस के मुख्य परीक्षा में जाते हैं एक वैकल्पिक विषय के रूप में, तो इसमें एक छोटा सा प्रश्न जो 250 नंबर का, जो 250 शब्दों का होगा, वो होगा क्या, जैसे मान लीजिए अटलांटिक महासागर की धारा का जो है वर्णन करिए। तो सीधे सीधे धारा एक लाइन लिखा करके हम अटलांटिक महासागर की धाराओं की चर्चा करेंगे और जितनी चर्चा आपके सामने की है सम्मुख उन्हीं सब संदर्भों में उत्तर विश्व की धारा, दक्षिण विश्व फ्लोरिडा की धारा, एंटिलीज की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, तमाम धाराएं चर्चा की है। आपको कई बहुत सारे प्रश्न हैं। यूरोप की जलवायु को प्रभावित करने वाली कौन सी धारा है, गल्फ स्ट्रीम धारा। कौन सी धारा डेल्टा का निर्माण करती है, गल्फ स्ट्रीम की धारा। कौन सी धारा बंदरगाहों को यूरोप के खुला करने सहायक होती है, गल्फ स्ट्रीम की धारा। कौन सी धारा जो है व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में विकसित नहीं होती है। तो अब जैसे मान लीजिए बेंगुला है, कनारी है, ये तो है, लेकिन अब वहाँ व्यापारिक हवाओं की उत्पत्ति में इसकी उत्पत्ति में व्यापारिक हवाओं का प्रभाव नहीं होता। व्यापारिक हवाएं जो होती हैं ये जो महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर चलने वाली धाराएं हैं उनकी उत्पत्ति में सहायक होती है। और हमने आपको ऊपर बताया भी था कि ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ करके महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर चलने वाली समस्त धाराएं क्या है, ठंडी है। कैलिफोर्निया क्या है, ठंडी है। कनारी यहाँ बोल्ट क्या है, ठंडी है। बेंगुला क्या है, ठंडी है। कनारी क्या है, ठंडी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा क्या है, ठंडी है। तो ये सब धाराएं कैसी हैं, ठंडी है। क्यों ठंडी है, क्योंकि इन पर व्यापारिक हवाओं का प्रभाव रहता है। महासागर का जल घोड़े लेके पश्चिम की ओर धकेल देती है, नीचे से ठंडा जल स्थान की टूटी की जाती है, ठंडी धारा की उत्पत्ति होती है। तो आपको इन सब चीजों की जानकारी एक बेहद स्तर पर होनी चाहिए। तो हमारा चर्चा का विषय जो रहा, हमारे पहले पार्ट में जो विषय रहा ये रहा कि महाधारा क्या है, प्रवाह क्या है, धारा प्रवाह के अंतर क्या है, प्रतिविश्व की धारा क्या है। कुछ धाराएं अस्थायी होती हैं, कुछ अस्थायी होती हैं। जैसे उत्तरी हिंद महासागर को छोड़ करके समस्त महासागरीय धाराएं अस्थायी होती हैं। उत्तरी हिंद महासागर की जो एक ऐसी धारा है जो अस्थायी होती है, अर्थात ऋतुगत परिवर्तन के प्रभाव के कारण वो अपनी दिशा को क्या करते हैं, बदलती हैं। अब क्यों बदलती है ऋतु परिवर्तन का प्रभाव, चूंकि इनका एरिया कम है, चारों तरफ से महाद्वीपों से घिरा हुआ है, इसलिए स्थल और जल के स्वभाव में परिवर्तन देखा जाता है, इसलिए इसके धाराओं के दिशा में भी परिवर्तन होता है। तो अस्थायी और अस्थायी धारा के रूप में भी हमें कल चर्चा किए थे। धाराओं की उत्पत्ति के कारक कौन कौन से हैं, तो एक पृथ्वी का घूर्णन है, दूसरा सागरीय कारक, सागरीय कारक में तापमान है, लवणता है, घनत्व है। इसके बाद वायुसागरीय कारक, वाष्पीकरण है, वर्षा है, वायुदाब है, हवाएं हैं, ये वायुसागरीय कारक हैं। इन सब की चर्चा हमने किया था। तो धारा से एक बृहद कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और अगर आप इस तरह से पढ़ाई इतना करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका प्रश्न गलत होने की संभावना कम है और इसी तरह से अध्ययन करने की आवश्यकता है। ठीक है, आज इतना, फिर हम